हेलो एवरीवन। तो फिर से एक नए क्वेश्चन के साथ। यार ये क्वेश्चन भी मुझे ना बहुत पसंद है। इस क्वेश्चन में कुछ खास बातें हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। ये है क्वेश्चन नंबर 1.28 इरोडो का। इस क्वेश्चन में भी अगेन फिर से मैं वही बात बोलूंगा कि अगर आपने इसका सॉल्यूशन देखा है किसी भी बुक से तो ये वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि आपको कुछ डिफरेंट मिलने वाला है इसके सॉल्यूशन को लेकर के। तो सबसे पहले मैं बात करने जा रहा हूँ इसके ए पार्ट की। तो सबसे पहले क्वेश्चन हम एक बार पढ़ लेते हैं कि क्वेश्चन क्या है, और क्वेश्चन पढ़ने के बाद फिर हम डिसाइड करेंगे कि किस तरीके से क्वेश्चन को करना है। अ स्मॉल बॉडी इज थ्रोन एट एन एंगल टू द हॉरिजॉन्टल विद द इनिशियल वेलोसिटी v नॉट बोल्ड लेटर से। ये क्वेश्चन जनरली लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं, भगवान जाने क्यों ऐसा करते हैं, लेकिन बोल्ड लेटर से लिखा है तो समझिए कि ये वेक्टर है। अब हम इसको करने जा रहे हैं वेक्टर के फॉर्म में, तो ध्यान दीजिएगा। इसीलिए इन्होंने एंगल वगैरह नहीं दिया है। नेग्लेक्टिंग द एयर ड्रैग फाइन, इन्होंने कहा एयर ड्रैग को नेग्लेक्ट कर दीजिए और उसके बाद पता करिए पार्ट ए, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम आरटी। आरटी को कहना है डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी। ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, पता है क्यों है? क्योंकि इससे हमें एक सीख मिलती है, और वो ये कि बच्चों जो इक्वेशन है ना हमारी, आर इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो इंटरेस्टिंग बात जान लीजिए सभी लोग कि ये इक्वेशन एक वेक्टर इक्वेशन होती है, और उसका हम सीधा फायदा उठा सकते हैं। मतलब हमने डाली वैल्यू और आ गया आंसर, खत्म, बस इतना ही क्वेश्चन था। प्लस हाफ ए की जगह क्या आएगा बच्चों? जी टी स्क्वायर। हो गई बात खत्म। ठीक है, तो ये है ए पार्ट का आंसर। फिर आते हैं बी पार्ट में। आसान क्यों है? क्योंकि मैं इसको अगर आप टफ बनाना चाहते हैं तो जाहिर सी बात आपका स्वागत है। कॉस थीटा में अलग करिए, साइन थीटा में अलग करिए, आई कैप का मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई करिए जे कैप का, और उसके बाद इसको फाइनली इसी फॉर्म में लाइए। लेकिन उससे भी ज्यादा इसका इंपॉर्टेंट पार्ट है बी, और बी में भी लास्ट वाला। तो पहले देखते हैं बी। द मीन वेलोसिटी वेक्टर एवरेज्ड ओवर द फर्स्ट टी सेकेंड्स। फर्स्ट टी सेकेंड में एवरेज्ड बताना है। मगर ठीक है भाई, देख लेते हैं। ध्यान से सुनना, बड़ा मजेदार बात आने वाली है बच्चों। ठीक है, मैंने एवरेज वेलोसिटी की डेफिनेशन पढ़ी है, आपने भी पढ़ी होगी। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट रहा आपकी आंखों के सामने, ऊपर ए पार्ट में बस डिवाइड कर दीजिए और आंसर निकाल लीजिए, खत्म हो गया क्वेश्चन। वी नॉट प्लस जी वेक्टर टी बाई टू इज द आंसर। हो गया। अब आते हैं इसके भी दूसरे पार्ट में, मतलब बी पार्ट का जो दूसरा पार्ट है, दैट इज ओवर द टोटल टाइम ऑफ मोशन। टोटल टाइम ऑफ मोशन में बताइए। मैं कहा यार ये तो और भी अच्छा पता है, देखना यार ध्यान से। टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट में पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट हॉरिजॉन्टल है बच्चों। हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट, बिल्कुल, क्योंकि उसने एक हॉरिजॉन्टल प्लेन से फेंका है, इसी उसी को टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कह रहा है। तो क्या मैं कह सकता हूँ टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट में अगर मैं एवरेज वेलोसिटी निकालूं तो वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगी, केवल हॉरिजॉन्टल होगी। और आपको पता है प्रोजेक्टाइल के दौरान हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी रिमेन कांस्टेंट। तो आपको ये तो पता ही होगा कि वो कंपोनेंट, ध्यान से सुनिएगा, वो कंपोनेंट जो एक्सेलरेशन के परपेंडिकुलर है, मतलब यहाँ पर हॉरिजॉन्टल, it remain constant, it remain constant, and that's why average velocity over one time of flight will be same as horizontal velocity, because average velocity is also horizontal and horizontal component is constant. Clear? So this will be u cos theta magnitude wise, लेकिन थीटा तो दिया नहीं है बच्चों, यानी कि पता है ये वेक्टर का क्वेश्चन बचा। क्या सर? अरे वेलोसिटी का वो कंपोनेंट बताइए जो एक्सीलरेशन के परपेंडिकुलर है, दैट्स इट। हाँ बिल्कुल, कि वो क्या होता है मैं याद दिलाता हूँ आपको। वेलोसिटी का वो कंपोनेंट जो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर एक्सीलरेशन के परपेंडिकुलर है, तो v नॉट माइनस करना होगा अलोंग वाला कंपोनेंट। अलोंग वाला कंपोनेंट क्या होगा बच्चों? v डॉट g बाई मॉड g, ये अलोंग वाला कंपोनेंट g डायरेक्शन के साथ इनटू
जी का यूनिट वेक्टर मतलब फिर से ये, ओहो, ये बात है क्या? बिल्कुल साहब, देख लीजिए, चेक कर लीजिए। वी नॉट का वो कंपोनेंट, ध्यान से सुनिएगा, वी नॉट का वो कंपोनेंट जो वी नॉट के परपेंडिकुलर है। तो सबसे पहले वी नॉट का वो कंपोनेंट इससे आएगा, वी नॉट का वो कंपोनेंट जो एक्सीलरेशन के अलोंग है, ठीक है, इनटू यूनिट वेक्टर अलोंग द एक्सीलरेशन। क्या कह सकता हूँ, दिस इज द वेक्टर कंपोनेंट, दिस इज द वेक्टर कंपोनेंट अलोंग द एक्सीलरेशन। और उसको अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं एक्चुअल वेक्टर से, तो रिमेनिंग कंपोनेंट कौन सा बचेगा? अरे भैया, वी नॉट के दो कंपोनेंट, एक परपेंडिकुलर और एक अलोंग, खत्म हो गया। तो अगर मैंने ये पता है और ये पता है, ये पता है, तो इस मेन वेक्टर में से हॉरिजॉन्टल वाला सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो रिमेनिंग वेक्टर बचेगा कि नहीं बचेगा? तो दिस इज द आंसर, दैट्स इट, खत्म हो गया। कई लोगों के दिमाग में कुछ अजीब अजीब सी बातें आती है इसको लेकर के, मतलब कैसे निकाला है, तो वो थोड़ा सा वेक्टर पढ़ें और वेक्टर में डॉट प्रोडक्ट के एप्लीकेशन पढ़ें। मैं आजकल पढ़ा भी रहा हूँ, आप देख सकते हैं ओलंपियाड चैनल पर। तो वहां पर आकर के वो वेक्टर की क्लासेस कर सकते हैं, अभी डॉट प्रोडक्ट वहां पढ़ाना बाकी है। तो वहां पर आकर के देख सकते हैं कि सर ने जो आखिरकार ये लिखा है ये कैसे लिखा है। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों मजा आया होगा। आप इस क्वेश्चन को करने में, मेरा मानना ये है कि बहुत बेसिक चीजों की जरूरत है। लोग हाई फाई बातें करते हैं, उसकी जरूरत नहीं है। चलिए इंतजार करिए अगले क्वेश्चन का, तो मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।